कल्पना कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर यह एक काल्पनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A से उत्पादों का निर्माण हो रहा है और यह भी मान लीजिए कि यह अभिक्रिया A के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। अगर यह अभिक्रिया A के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है तो हम अभिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं वेग स्थिरांक K गुणा A की सांद्रता और इसकी घात 2। घात में 2 इसलिए आया है क्योंकि यह अभिक्रिया एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। हम चाहें तो अभिक्रिया के वेग को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं -A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। अब अगर हम यह कह रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रिया के वेग को लिखने के ही दो अलग अलग तरीके हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कलन गणित यानी कि कैलकुलस का उपयोग करने से, जिसमें समाकलन की अवधारणा भी शामिल है, हम यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम लिख सकते हैं। तो द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के समाकलित वेग नियम के अनुसार 1 बट्टा किसी समय t पर अभिकारक A की सांद्रता बराबर होती है वेग स्थिरांक K गुणा t प्लस 1 बट्टा अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता। ध्यान दीजिए यह समाकलित वेग नियम y बराबर mx प्लस b के रूप में है जो कि एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो अगर हम y अक्ष पर 1 बटा a की सांद्रता को आलेखित करें और x अक्ष पर समय को आलेखित करें तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। y अक्ष पर तो 1 बटा a की सांद्रता है और x अक्ष पर समय है, तो यहां से हमें एक सरल रेखा मिलने वाली है और इस रेखा की जो ढाल है वह वेग स्थिरांक k होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर ढाल बराबर हमें k मिलेगा और यहाँ पर y अंतःखंड यानी कि y इंटरसेप्ट है 1 बट्टा a की प्रारंभिक सांद्रता। तो वह बिंदु जहां पर यह रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को हम 1 बट्टा a की प्रारंभिक सांद्रता के रूप में नामांकित कर सकते हैं। आइए द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C5H6 है जो कि साइक्लोपेंटेडाइन होता है और इसके दो अणु आपस में अभिक्रिया करके हमें डाइसाइक्लोपेंटेडाइन देते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इस तालिका में से इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह सिद्ध करें कि यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। हालांकि हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे संतुलित समीकरण में साइक्लोपेंटेडाइन के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट के रूप में यह 2 है। अगर हम हमारी काल्पनिक अभिक्रिया पर वापस आते हैं जिसमें अभिकारक A से उत्पादों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस अभिकारक A के गुणांक के रूप में भी हमारे पास यहाँ पर 1 है और अगर A के गुणांक में 1 है तो द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग नियम लिखने हेतु हम यहाँ पर इस रूप का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे सवाल में हमारे पास साइक्लोपेंटेडाइन के गुणांक के रूप में यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में 1/2 गुणा में लिखना पड़ेगा। तो अब इसकी वजह से थोड़ी बहुत गणित बदल जाएगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रिया के वेग को ही प्रदर्शित करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं और यहाँ पर कलन गणित का उपयोग करते हैं और समाकलन का उपयोग करके समाकलित वेग नियम ज्ञात करते हैं, तो इस 1/2 के कारण समाकलित वेग नियम में इस k के गुणा में 2 आ जाएगा। अब अगर इसकी तुलना y बराबर mx प्लस b से की जाए तो हम कहेंगे कि अब जो रेखा की ढाल है वह 2k आ जाने वाली है। तो यदि हम इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम लिखते हैं तो यह आने वाला है 1 बट्टा किसी समय t पर साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता बराबर 2 गुणा kt प्लस 1 बट्टा साइक्लोपेंटेडाइन की प्रारंभिक सांद्रता। तो अगर हम इस तालिका को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास समय सेकंड में है और साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 बट्टा साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता चाहिए। तो चलिए एक नया स्तंभ बना लेते हैं जिसमें हम 1 बट्टा साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो अगर समय जब 0 सेकंड है तब साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता 0.0400 मोलर है। तो अगर हम 1 बट्टा 0.0400 यह ज्ञात करते हैं तो यह हमें 25.0 मिलने वाला है। अब समय को बचाते हुए हम बचे हुए स्तंभ को इस तरह से भर लेते हैं। ध्यान दीजिए जैसे जैसे यहाँ पर समय बढ़ रहा है, यानी हम 0 सेकंड से 50 सेकंड, फिर 100 सेकंड, फिर 150 सेकंड, फिर 200 सेकंड तक जाते हैं, तो वैसे वैसे ही यहाँ पर साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता कम होती जा रही है।
क्योंकि साइक्लोपेंटेडाइन डाइसाइक्लोपेंटेडाइन में परिवर्तित हो रहा है। अब इसके बाद हमें इन आंकड़ों को आलेखित करना है। तो 1 साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता, इसे तो हम y अक्ष पर रखेंगे और समय को हम x अक्ष पर रखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, जब समय 0 सेकंड है तब 1 साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता 25.0 है। तो चलिए इसे आलेख पर हम दर्शा लेते हैं। जब समय यहां पर 0 है तब 1 साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता 25.0 है। तो इसे हमने यहां पर दर्शा लिया है। इसी तरह जब हम दूसरे बिंदुओं को भी आलेखित कर लेंगे तो हमें इस प्रकार की एक सरल रेखा मिलेगी। अब हमारा काम है कि इस सरल रेखा की ढाल को ज्ञात करें। ढाल ज्ञात करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका है कि हम यहाँ पर एक आलेखीय कैलकुलेटर यानी कि ग्राफिंग कैलकुलेटर का उपयोग करें। तो जब मैंने इसका उपयोग करके इसकी ढाल ज्ञात की तो वह मुझे 0.1634 यह मिल गई। अगर अब इसकी तुलना y बराबर mx प्लस b से की जाए तो यहां से इस रेखा की ढाल हमें 2 गुणा k मिलेगी। तो अगर हमें इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो इस ढाल में हमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा और यह करने पर हमें जो वेग स्थिरांक है वह मिलेगा 0.0817। अब अगर हमें इस वेग स्थिरांक का मात्रक चाहिए तो हम जानते हैं कि ढाल होती है y के मान में परिवर्तन बटा x के मान में परिवर्तन। तो y अक्ष पर जो मात्रक है वह तो 1 मोलर है और x अक्ष पर जो मात्रक है वह सेकंड है। तो हम कहेंगे कि वेग स्थिरांक होगा 0.0817 और मात्रक के लिए हम 1 मोलर में सेकंड का भाग लगा देंगे, जिसका मतलब होता है 1 मोलर गुणा सेकंड। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका हमें ध्यान देना है। ज्यादातर किताबों में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि यहाँ समाकलित वेग नियम में इस k के गुणा में यह जो 2 है यह समाकलित वेग नियम को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो ज्यादातर किताबों में हमें यह देखने को मिलेगा कि द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के समाकलित वेग नियम के लिए यहाँ पर यह जो रेखा की ढाल है यह k के बराबर होती है। यानी ज्यादातर किताबों में वेग स्थिरांक के लिए अंतिम उत्तर हमें 0.163 यह देखने को मिलेगा। यानी k बराबर हमें 0.163 1 मोलर गुणा सेकंड यह देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम तकनीकी रूप से बात करें, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोपेंटेडाइन के गुणांक के रूप में हमारे पास 2 है, तो वेग स्थिरांक के लिए जो सही मान है वह यह आना चाहिए। अब अगर अंतिम रूप से बात की जाए, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 1 साइक्लोपेंटेडाइन की सांद्रता बनाम समय यह आलेख बनाया और इससे हमें यह सरल रेखा प्राप्त हुई, तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि बल गतिकी यानी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का अनुसरण करती है।